हेलो दोस्तों, पीडब्ल्यू ओनली आईएएस के इस यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। इस हफ्ते की साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई सभी समसामयिक घटनाओं को लेकर मैं आप सबके सामने हाजिर हूं और हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो पहली न्यूज इस हफ्ते की है, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की दुनिया से आ रही है, वो भारत में इसरो ने CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण कर लिया है। भारत ने अपने क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण कर लिया है। तो सबसे पहले बात तो ये क्रायोजेनिक इंजन होता क्या है और साथ ही साथ क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग कहां किया जाता है। तो याद रखिएगा बच्चों कि जो क्रायोजेनिक इंजन होता है उसके अंदर तरल हाइड्रोजन ईंधन की तरह से यूज की जाती है। क्या यूज की जाती है? तरल हाइड्रोजन ईंधन की तरह से यूज की जाती है। और इसको जलाने के लिए इसको जलाने के लिए जो ऑक्सीकारक की आवश्यकता होती है, यानी जो ऑक्सीजन प्रदान करता है हाइड्रोजन को जलाने के लिए, क्योंकि आपको पता है कोई भी चीज अगर जलती है तो उसके लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो ऑक्सीजन जो प्रदान करता है वो ऑक्सीकारक होता है और ऑक्सीकारक की तरह से यूज की जाती है तरल ऑक्सीजन। ठीक है, तरल ऑक्सीजन ऑक्सीजन इसमें यूज की जाती है। तो ईंधन की तरह से क्रायोजेनिक इंजन में ईंधन की तरह से तरल हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है और इसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करने के लिए, इसको जलाने के लिए तरल ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों, अब ये जो क्रायोजेनिक इंजन होता है, ये क्रायोजेनिक इंजन यूज कहां पे होता है, इसका उपयोग कहां पर होता है? तो इसका उपयोग होता है हमारे अंतरिक्ष यानों के अंदर। जैसे भारत में एक अंतरिक्ष यान है जिसे हम लोग GSLV बोलते हैं, GSLV के नाम से जानते हैं, यानी जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल, भूत तुल्यकालिक उपग्रह प्रक्षेपण यान। तो GSLV जो यान है, ठीक है, उसके अंदर हम यूज करते हैं क्रायोजेनिक इंजन का। तो क्रायोजेनिक इंजन भारत में कहां यूज किया जाता है? GSLV यान में, GSLV अंतरिक्ष यान में यूज किया जाता है, यानी कि GSLV MK2 नाम का यान, और साथ ही साथ GSLV MK3 नाम का जो यान है उसके अंदर, जिसे हम लोग GSLV MK3 को अब हम लोग LVM-3 के नाम से भी जानते हैं। तो उसके अंदर यानी लॉन्च व्हीकल मार्क 3, GSLV यानी जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल भूत तुल्यकालिक उपग्रह प्रक्षेपण यान मार्क 3 या टाइप 3 के अंदर इसका यूज किया जाता है। और साथ ही साथ GSLV मार्क 2 के अंदर इस क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग किया जाता है। अब बात होती है कि ये जो क्रायोजेनिक इंजन होते हैं ये अपने आप में बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, बहुत ज्यादा जटिल होते हैं। इनको बनाना सभी के बस की बात नहीं होती है। अच्छा, एक चीज और मैं आपको याद दिला दूं कि इसका उपयोग सिर्फ अंतरिक्ष यानों के अंदर नहीं, बल्कि क्रूज मिसाइलें होती हैं। एक विशेष प्रकार की मिसाइल होती है जिसे हम लोग क्रूज मिसाइल कहते हैं। जैसे भारत में ब्रह्मोस है या भारत में निर्भया है, तो भारत की ब्रह्मोस, भारत की निर्भया जैसी मिसाइलों के अंदर जो क्रूज मिसाइलें होती हैं, उन मिसाइलों के अंदर भी क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग किया जाता है। तो क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग अंतरिक्ष यान में, जैसे भारत के GSLV MK2, GSLV MK3 या LVM-3 में किया जाता है, और क्रूज मिसाइलों में किया जाता है। ये जो क्रायोजेनिक इंजन होता है अपने आप में बनाना बहुत ही ज्यादा जटिल होता है, क्योंकि अगर हम इसकी बात करें तो इसके अंदर हाइड्रोजन जो कि एक गैस होती है, उसको कंप्रेस करना पड़ता है और उसको बहुत ही कम तापमान पर जो है स्टोर करना पड़ता है, तभी वो लिक्विड में बदल पाती है, तभी वो तरल में बदल पाती है। तो जिस तापमान पर यह हाइड्रोजन जो कि ईंधन की तरह से उपयोग में लाया जाता है, उसको जिस तापमान पे हम उसे तरल में बदल पाते हैं, वो तापमान जरा सोचिए, इमेजिन कीजिए, -253 डिग्री सेल्सियस होता है। तो आपको अगर हाइड्रोजन को तरल अवस्था में बनाए रखना है तो -253 डिग्री सेल्सियस की आवश्यकता होगी। और साथ ही साथ जो ऑक्सीडाइजर है, ऑक्सीकारक है, जो इसको जलाएगा, यानी ऑक्सीजन को तरल अवस्था में बनाए रखने के लिए आपको जिस तापमान की आवश्यकता होगी वो -183 डिग्री सेल्सियस की होगी। तो सबसे बड़ा चैलेंज तो यह रहता है कि इतने कम टेम्परेचर पर ईंधन को और ऑक्सीकारक को बनाए रखना अपने आप में एक बहुत बहुत बड़ा चैलेंज होता है। यही कारण है कि बच्चों कि दुनिया में बहुत कम देश हैं जिनके पास अपना क्रायोजेनिक इंजन है, खासकर कि देसी क्रायोजेनिक इंजन है। भारत के पास गर्व की बात है, कि भारत का अपना देसी देश में बना हुआ क्रायोजेनिक इंजन है। और इस तरीके से इंजन हमारे पास पहले भी था और
इसे हम एडवांस कर रहे हैं और इसका अभी हाल फिलहाल में फिर से हमने टेस्ट किया है जो पूरी तरीके से सफल रहा है। तो भारत के पास अपना देशी स्वदेशी तकनीक से बनाया हुआ क्रायोजेनिक इंजन मौजूद है। तो एक तो आपने ये देखा कि ये क्यों जटिल होता है क्रायोजेनिक इंजन बनाना, क्योंकि इसमें ईंधन को और ऑक्सीकारक को बहुत न्यूनतम तापमान पर बनाए रखने की जरूरत होती है। अब ये होता है ईंधन तंत्र, ये होता है ऑक्सीडाइजर ऑक्सीकारक, ठीक है। अब ये ईंधन और साथ ही साथ ये ऑक्सीकारक कहां पर पहुंचता है? कंबस्टन चेंबर में। कंबस्टन चेंबर का मतलब ये होता है दहन कक्ष। दहन कक्ष का मतलब ये होता है कि जहां पर ये ईंधन जलेगा, ये हाइड्रोजन जलेगा और ऑक्सीजन उसको जलाएगी आकर इस चेंबर के अंदर। तभी क्या होगा, जब ये ईंधन जलेगा तो जो ऊष्मा निकलेगी, जो गैस निकलेगी, उस जो एक तरीके से थ्रस्ट, ठीक है, थ्रस्ट जो मिलेगा उसी के दम पर जो है अंतरिक्षयान उड़ान भरते हैं। तो ये जो ईंधन जलेगा कंबस्टन चेंबर में, दहन कक्ष में, ठीक है, और ऑक्सीजन इसको जलाएगी, ये इस कंबस्टन चेंबर में दहन कक्ष में आएंगी कैसे? आने के लिए यानी इसको यहां पर एक प्रेशर क्रिएट करना पड़ता है और इस प्रेशर क्रिएट करना पड़ता है, मतलब इस हाइड्रोजन जहां पर तरल हाइड्रोजन भरी होती है, तो ये जो टैंक होता है जहां पे तरल हाइड्रोजन भरी होती है, तरल ऑक्सीजन भरी होती है, तो इसको यहां से कंबस्टन चेंबर में लाने के लिए, दहन कक्ष में लाने के लिए एक प्रेशर क्रिएट करना होता है, एक दाब क्रिएट करना होता है और इसके लिए यूज किया जाता है हीलियम गैस का, ठीक है। तो हीलियम गैस का एक टैंक होता है और इसी हीलियम गैस के टैंक के द्वारा जब हीलियम जो यहां से रिलीज की जाती है तो यह हीलियम गैस जो है एक दाब क्रिएट करती है, प्रेशर क्रिएट करती है, जिसकी वजह से, उस प्रेशर की वजह से क्या होता है कि हाइड्रोजन और साथ ही साथ ऑक्सीजन जो है उस प्रेशर की वजह से कंबस्टन चेंबर में, दहन कक्ष में आती है और दहन कक्ष में आकर जलती है और फिर इससे रॉकेट को थ्रस्ट मिलता है, पावर मिलती है और फिर उसके बाद वो उड़ान भरता है। तो ये सारा जो सिस्टम है इसको बहुत ही डेलिकेटली मेंटेन करना पड़ता है, बहुत ही आपको टेक्निकल एक्सपर्टीज की जरूरत होती है, तभी ये इस तरीके का इंजन आप बना सकते हैं। वरना कभी हीलियम लीक हो गई, कभी ऑक्सीजन लीक हो गई या कभी हाइड्रोजन लीक हो गया तो फिर क्या होता है, फिर उसका रिजल्ट होता है वो डिजास्टर होता है, यानी कि आपदा होती है, उसके अलावा कुछ नहीं होता है। और उसमें अंतरिक्ष यात्री या फिर हमारा जो सैटेलाइट भेजा जाता है ऐसे अंतरिक्षयानों से, उसको खतरा हमेशा बना रहता है। तो इस तरीके के इंजन को बना पाना अपने आप में बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, जटिल होता है, लेकिन फिर से मैं बताऊंगा भारत के पास गर्व की बात है, भारत अपना खुद का क्रायोजेनिक इंजन जो है वो बना चुका है और फिर नया उसमें कुछ तब्दीलियां करके उसे फिर से टेस्ट कर रहा है। ठीक है बच्चों, तो होप ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी बच्चों, ठीक है, हो गई। दूसरा जो एक न्यूज इस हफ्ते चर्चा में रही है वो जेनकास्ट रही है। जेनकास्ट जो है बच्चों एक मशीन लर्निंग प्रोग्राम है। मशीन लर्निंग प्रोग्राम का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित एक प्रोग्राम है। इससे क्या किया जाएगा, एक ऐसा एआई बेस्ड यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता का ऐसा प्रोग्राम है जिसको आधार बनाकर, यानी कि कुल मिलाकर अगर समझे तो जेनकास्ट एक ऐसा जो है मशीन लर्निंग प्रोग्राम है जो मौसम का पूर्वानुमान कर सकेगा, मौसम का पूर्वानुमान सटीकता से कर सकेगा, जिससे अगले 15 दिनों के अंदर, 20 दिनों के अंदर किस तरीके से मौसम में बदलाव होंगे, कैसे बारिश होगी, कैसे जो है वो तापमान होगा, कैसे जो है आर्द्रता रहेगी, हर चीज का एक सटीकता से अनुमान लगाने की ताकत इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर के अंदर है, जिसे जेनकास्ट के नाम से जाना जा रहा है। ठीक है बच्चों, जेनकास्ट के नाम से जाना जा रहा है। तो गूगल डीप माइंड ने किसने बनाया है ये जेनकास्ट बनाया है गूगल डीप माइंड ने ये जेनकास्ट को बनाया है और ये मौसम के पूर्वानुमान करने के लिए ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर है। अब ये जो जेनकास्ट है ये क्या करता है कि जो पूर्व डेटा होते हैं, जो पूर्व आंकड़े होते हैं, उन्हीं पर पहले सीखता है। यानी ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर है ये क्या करेगा, आपके पुराने वक्त में जो मौसमों में बदलाव हुए हैं महीने दर महीने, यानी कि
कि मान लीजिए कि 1978 में जनवरी में ऐसा मौसम था, ये आर्द्रता थी, ऐसा जो है टेम्परेचर था, ठीक है। तो फिर उसके बाद फरवरी 1978 में कैसा मौसम था, 1978 की मार्च में कैसा मौसम था, सन 2000 में कैसा मौसम था, सन 2000 की जनवरी में कैसा मौसम था, फरवरी में कैसा मौसम था। तो जब आप पिछले कई सालों का या कई दशकों का डेटा जब इस सॉफ्टवेयर को आप देते हैं, तो वो फिर क्या करता है, पिछले कई दशकों के डेटा को एनालाइज करता है और फिर उसी आधार पर इस बात का अनुमान लगाता है कि अगर जनवरी 1978 में ऐसा तापमान हुआ करता था और इसके बाद जनवरी जो है 1979 में ऐसा तापमान हुआ करता था, अगर जनवरी 1990 में ऐसा तापमान हुआ करता था, तो उसी डेटा के आधार पर, ठीक है, और जो फीडबैक मिलता है, फीडबैक का मतलब कि जो सैटेलाइट हमें फीडबैक देता है, जो मौसम के जो सैटेलाइट होते हैं, अंतरिक्ष वो उपग्रह होते हैं, मौसमी उपग्रह, वो जो फीडबैक देता है, तो पुराना जो घटित हो चुका है, यानी जैसे मौसमों की जानकारी का डेटा हमारे पास है, उसको आधार बना के, और साथ ही साथ जो सैटेलाइट यानी कि मौसम विज्ञान के जो सैटेलाइट हैं उनके दिए गए फीडबैक को आधार बनाकर, दोनों को आधार बनाकर एक एनालिसिस बनाता है और फिर एनालिसिस बनाकर एक रिजल्ट देता है कि आगे आने वाले जनवरी में या फरवरी में या जिस महीने का आप डेटा लेना चाहें, जिस महीने का आप पूर्वानुमान कराना चाहें मौसम का, उसका पूर्वानुमान आप करा सकते हैं। तो बात आपको समझ में आ गई होगी कि मान लीजिए, आपको एक एग्जांपल में बात बताता हूं कि मान लीजिए आपको जनवरी 2025 का पता करना है कि जनवरी 2025 का जो है मौसम कैसा रहेगा। तो जनवरी पिछले मान लीजिए कि ये जो डेटा ले रहा है, मैं आपको ये भी बता दूं, 1979 से 2018 तक का ये डेटा ले रहा है, यानी तो वो क्या करेगा, 1979 से लेकर 2018 तक की जनवरी में कैसा तापमान होता है, कैसी आर्द्रता होती है, उसका डेटा ऑलरेडी जो है हमारे पास जो आंकड़े मौजूद हैं उसको आधार बनाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ जो हमारा जो अंतरिक्ष में मौजूद जो है मौसमी उपग्रह है, वो जो हमें फीडबैक इस वक्त दे रहा है कि इस वक्त मौसम का क्या हाल है, इस दुनिया में कहां पे टेम्परेचर कैसा है, किस तरह से है, तो टेम्परेचर कैसा है, आर्द्रता कैसी है, कहां पे बारिश हो रही है, उसका जो डेटा दे रहा है। तो पुराने डेटा 1979 से लेकर 2018 तक का डेटा, जनवरी का डेटा एनालाइज किया करेगा ये सॉफ्टवेयर, प्लस जो है वो मौसम आधारित जो उपग्रह हैं उनका फीडबैक जो दिया जाएगा, वो जो चित्र भेज रहे हैं उनका डेटा लेगा और इन दोनों डेटा को आधार बनाकर ये एनालाइज करके बता देगा कि जनवरी 2025 में कैसा मौसम हमारे यहां रहेगा, कैसा मौसम जो है वो घटित होगा, कैसा तापमान होगा, कैसी आर्द्रता होगी, उसको बड़ी सटीकता से इसका अनुमान लगा दे पाएगा। तो होप मेरे प्यारे बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। और इसमें यह भी है कि ये इसके अंदर यह दक्षता है कि सिर्फ 8 मिनट के अंदर 15 दिनों तक की मौसम की भविष्यवाणी कर सकता है, सिर्फ 8 मिनट के अंदर एनालाइज करके अपने पूरे डेटा को, यानी पिछले डेटा और इस वक्त जो मौसम के जो कह सकते हैं उपग्रह हैं उनके डेटा के आधार पर यह 8 मिनट के अंदर अगले 15 दिनों का जो है मौसम का पूर्वानुमान कर सकता है। तो आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर जगह है, हर जगह इसका उपयोग किया जा रहा है। फिर उसके बाद बात करते हैं तीसरी न्यूज पर जो काफी चर्चा में रही, वो है धारिणी। आईआईटी मद्रास ने एक बड़ा जबरदस्त कारनामा किया है। आईआईटी मद्रास ने मानव भ्रूण के मस्तिष्क की 3D तस्वीरें जो है वो बनाई हैं, पूरा 3D एटलस तैयार कर दिया है। मतलब मानव भ्रूण जो होता है बच्चों, 14 से 24 माह का जो मानव भ्रूण होता है, तो उस 14 से लेकर 24 माह के मानव भ्रूण में किस तरीके से मस्तिष्क का उसका विकास होता है, उसका क्या, वो कैसे कैसे आकार लेता है, कौन कौन से एरिया उसके मस्तिष्क के डेवलप होते हैं, कौन कौन से एरिया में कौन कौन से जो है वो उसके भाग जो है कब डेवलप होते हैं, ये सारी चीजें जो हैं वो जो है बनाने का काम किया है। उसकी जो है वो 3D तस्वीरें जो है वो बनाने का काम किया है। उसका एक
कंप्लीट पूर्ण एटलस बनाने का काम किया है, जिससे क्या होगा बच्चों, इससे यह होगा कि हम मानव भ्रूण कैसे विकसित होता है इसका अध्ययन कर पाएंगे, मानव भ्रूण के अंदर कौन कौन सी बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं उसका अध्ययन कर पाएंगे। बहुत सारे लोगों को ऐसे बच्चे पैदा होते हैं जिनका मस्तिष्क का विकास सही ढंग से नहीं हो पाता, ऐसे कारणों को जानने की कोशिश करेंगे, साथ ही साथ अगर कारण हमें पता होंगे तो उसका इलाज भी हम ढूंढ सकेंगे। तो ओवरऑल धारिणी आईआईटी मद्रास द्वारा एक बड़ी महत्वाकांक्षी परियोजना थी, जिसमें मानव भ्रूण के मस्तिष्क के एटलस को तैयार किया गया है, और इससे फिर बहुत सारी बीमारियों और बहुत सारी जो है वो कह सकते हैं कि मस्तिष्क का जो विकास हो रहा है उसके बारे में हमें समझने का मौका मिलेगा, और जब हमें चीजें समझ में आएंगी तो फिर बहुत सारी बीमारियों का इलाज भी फ्यूचर में खोजा जा सकेगा। तो ये धारणी या एक ओपन, इसमें जो लिखा है एक बार मैं इसको भी बता देता हूं, बाकी आपको बता दिया मैंने। या एक ओपन एक्सेस डेटा सेट है जिसमें 5000 से अधिक मस्तिष्क खंड और 500 से ज्यादा मस्तिष्क क्षेत्र शामिल है। मतलब जो एनालाइज किया गया है 5000 से ज्यादा मस्तिष्क के जो पार्ट हैं उसको एनालाइज किया गया है, और 500 से ज्यादा मस्तिष्क के जो एरियाज हैं उनको एनालाइज करके इस 3D मानचित्र को, 3D डेटा को तैयार किया गया है। इसमें 14 से लेकर 24 सप्ताह के जो ये एटलस है उसको बहुत अच्छी तरीके से तैयार किया गया है। इसमें बहुत सारी टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है, सीटी स्कैन, एमआरआई और जो और भी बहुत सारी टेक्नोलॉजी हैं, ठीक है, फ्रीजिंग, स्लाइसिंग, इमेजिंग, डिजिटलीकरण, ठीक है, सुपर कंप्यूटर, ये सब जो है वो जब सारी टेक्नोलॉजी जो आज आधुनिक विज्ञान में मौजूद है उनका जब उपयोग किया गया तो फाइनली जो है ये 3D एटलस जो है वो मानव भ्रूण का तैयार हो पाया। तो ओवरऑल 14 से 24 सप्ताह के ये मस्तिष्क के जो है वो भ्रूण के मस्तिष्क को ये बनाया गया है, ठीक है, एटलस तैयार किया गया है। फिर नेक्स्ट वो है मिरर माइक्रोब्स। मिरर माइक्रोब्स क्या है बच्चों? मिरर माइक्रोब्स का मतलब ये होता है कि आज जो दुनिया में प्राकृतिक रूप से जो है जीवाणु या विषाणु मौजूद हैं, जी ठीक है, जो भी जीवाणु, विषाणु या कह सकते हैं कवक जो प्राकृतिक रूप से मौजूद हैं, तो उन प्राकृतिक रूप से मौजूद जीवाणुओं, विषाणुओं या माइक्रोब्स का बिल्कुल, ठीक है, आर्टिफिशियल कॉपी यानी सिंथेटिक, ठीक है, आर्टिफिशियल कॉपी बनाने की कोशिश की गई है लैब के अंदर। मतलब कि आपका मान लीजिए ई कोलाई बैक्टीरिया है, अब इसी ई कोलाई बैक्टीरिया को केमिकल्स की मदद से कुछ प्रोटीनों की मदद से लैब के अंदर तैयार करने की कोशिश की गई है, सिंथेटिक तरीके से तैयार करने की कोशिश की गई है। तो ऐसे माइक्रोब्स जो कि नेचुरल माइक्रोब्स, नेचुरल बैक्टीरिया, नेचुरल फंगस, नेचुरल वायरस की कॉपी होते हैं, बिल्कुल उसी तरह से होते हैं, लेकिन उनको वो नेचुरली पैदा नहीं किए जाते, प्राकृतिक रूप से पैदा नहीं किए जाते, बल्कि उनको केमिकल्स और प्रोटीन्स और बहुत सारी चीजों की मदद से लैब के अंदर तैयार किया जाता है। उसे हम लोग मिरर माइक्रोब्स के नाम से जानते हैं। अब ये बच्चों मिरर माइक्रोब्स का यूटिलाइजेशन कहां पर होता है? तो मिरर माइक्रोब्स का बच्चों यूटिलाइजेशन ऐसा होगा कि मान लीजिए कि आपको दूध से दही जमानी है और उसमें एक बैक्टीरिया की आवश्यकता है, तो दूध से दही जमाने के लिए आपको नेचुरल बैक्टीरिया को डालना पड़ेगा दूध से दही में कन्वर्ट करने के लिए। मान लीजिए वो नहीं मिल रहा है, तो हम लैब में बनाए हुए वही जो मिरर माइक्रोब्स होंगे, जिनको हम सिंथेटिक तरीके से पैदा हमने किया है, उसका उपयोग करके हम दूध को दही में बदल सकते हैं। तो इस तरीके से अपने हमारे उद्योगों में इनका उपयोग हो सकता है, बीमारियों के इलाजों को ढूंढने में इसका उपयोग हो सकता है, बहुत सारे वैज्ञानिक परीक्षणों में इनका उपयोग किया जा सकता है, और साथ ही साथ जो है वो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट इसकी मदद से पैदा किए जा सकते हैं। तो जहां पे आप प्राकृतिक बैक्टीरिया नहीं पाओगे, वहां पे उस प्राकृतिक बैक्टीरिया की फोटोकॉपी या कह सकते हैं डुप्लीकेट कॉपी लैब में तैयार करके उसका उपयोग कर सकते हो अपने अध्ययन के लिए, या जो भी आप काम करना चाहते हो, जो भी चीजें उससे उत्पादित कराना चाहते हो, ठीक है। तो ये तो फायदा है, लेकिन नुकसान ये हो सकता है, ये आर्टिफिशियल बैक्टीरिया है, आर्टिफिशियल
वायरस हैं, आर्टिफिशियल जो है वो फंगस हैं। तो हो सकता है कि कल ये नेचुरल प्राकृतिक बैक्टीरिया, प्राकृतिक वायरस, प्राकृतिक जो फंगस है उनके साथ जब ये आपस में जो है वो कह सकते हैं कि एक तरीके से इंटरेक्ट करें आपस में, जब ये मिले तो हो सकता है कि ये कुछ ऐसे बैक्टीरिया या ऐसे फंगस तैयार कर दें जो हमारी धरती के लिए, हमारे पर्यावरण के लिए या हमारे शरीर के लिए, मनुष्य के शरीर के लिए नुकसानदायक हो जाए, खतरनाक हो जाएं। ठीक है, फिर हमें यह भी नहीं पता है कि ये जो हम माइक्रोब्स तैयार कर रहे हैं, इनके डीएनए और इनके आरएनए, अगर डीएनए और आरएनए से ये बने हुए हैं, तो ये आर्टिफिशियल डीएनए आरएनए से अगर इनको बनाया गया है तो वो कैसे म्यूटेट करेंगे, कैसे अपने आप में बदलाव करेंगे, और अगर बदलाव करते हैं तो कहीं वो डिजास्ट्रस ना हो जाए। ठीक है, वो हमारे लिए, हमारी प्रकृति के लिए या हमारे स्वास्थ्य के लिए जो है वो आप खतरनाक ना हो जाए। तो ये सब अभी थोड़ा सा शक है, इसी वजह से इसका विरोध भी किया जा रहा है, इसको जो है वो काफी अपोज भी किया जा रहा है। लेकिन वैज्ञानिकों ने यह उपलब्धि हासिल करी है कि जो माइक्रोब्स होते हैं उनका मिरर माइक्रोब जो है वो लैब के अंदर क्रिएट करने की ताकत मतलब करके दिखाया है। तो ये एक अचीवमेंट अभी हम साइंस की मान सकते हैं। साइंस की किसी भी चीज का एक पॉजिटिव होता है, एक निगेटिव होता है, कुछ प्रॉस होते हैं, कुछ कॉन्स होते हैं, तो हमें जो है वो दोनों को लेकर देखकर चलना चाहिए। बाकी अचीवमेंट ये है कि हमने आर्टिफिशियल माइक्रोब्स, बिल्कुल डुप्लीकेट माइक्रोब्स जो है तैयार किए हैं, तो अभी ये अचीवमेंट मान सकते हैं। बाकी जो है उसकी अच्छाई और बुराई का डिस्कशन तो होता रहेगा, वो वैज्ञानिक क्षेत्र में होता रहता है हर चीज का। ठीक है, तो होप मेरे प्यारे बच्चों ये सारी न्यूज इस हफ्ते की बहुत ही टॉप न्यूज थी, जिसको मैं लेकर आप सबके सामने आया। आपने इसे एंजॉय किया होगा और इसे समझा होगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी साबित होगी। तब तक के तो मिलते हैं नेक्स्ट वीक में नई वैज्ञानिक खोजों, वैज्ञानिक उपलब्धियों, वैज्ञानिक जो चीजें हैं उनको लेकर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।